अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। मामला इंतहाई अहम है और यकीनी तौर पर मुल्क के मुस्तक़बिल का ताल्लुक भी इस चीज़ से है। हमने रीसेंट मरदमशुमारी और इसके आने वाले नंबर्स के बाद सियासी तौर पर हमने बड़ी बहस सुनी है, हमने सियासी बयानात सुने, हमने ये सुना है कि इसमें जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई वो दुरुस्त नहीं थी, या जो रिजल्ट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, उसमें किसी सूबे को नुकसान पहुंचा, या वफाक या पंजाब गवर्नमेंट या फिर सिंध हुकूमत के एतराज़ात हमने सुने, वफाक का जवाब भी सुना उसके ऊपर। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जहां हम सियासी शोर में इस वक्त फंसे हुए हैं, पावर स्ट्रगल, लेग पुलिंग जो भी चल रहा है, इस दौरान एक बड़ी अहम बात जो है वो ये है जी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहुंच चुकी है 21 करोड़ के करीब तकरीबन पहुंच चुकी है हमारी पॉपुलेशन। पाकिस्तान की आबादी और जिस तनासुब से इस आबादी की शरह जो उस वक्त जो ग्रोथ रेट है उसमें जो 2.4% है, इस ग्रोथ रेट के ऊपर हम क्या समझ रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आखिरकार, जिसको कहा जाता है कि पॉपुलेशन बॉम्ब या एक्सप्लोजन हो जाएगा पॉपुलेशन का। इस मुल्क की रिसोर्सेज, इस मुल्क के अंदर जो मौजूदा इस वक्त तमाम रिसोर्स को सामने रखते हुए जो पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आखिरकार पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हमें सोचने की ज़रूरत है, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को क्या करने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर इन तमाम नंबर्स को, अर्बनाइजेशन के नंबर्स को सामने रखते हुए और बिलखुसूस वो पॉपुलेशन जो 30 साल की उम्र की है जिसकी तादाद 60% बनती है, उसको भी सामने रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ रेट और तमाम चीज़ों सामने रखते हुए इस पूरे सेंसस से हमने क्या ड्राइव किया है, फिर एक सियासी बहस ड्राइव करी है या प्रैक्टिकली हमने कुछ सीखा है। प्रोग्राम में बात करते हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर माहिर मईशत हैं, हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ प्रोग्राम में। आप दोनों का शख्सियत का बहुत शुक्रिया। कैसर बंगाली साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये हमने एक तो इसको कितना इग्नोर किया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है 2.4%, कितना अलार्मिंग था हमारे इकोनॉमिक एस्टिमेट्स जिसमें NFC अवार्ड का एस्टिमेट है, हमारे पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट है, ये तमाम चीज़ें हमने सोचा था कि 2.4% ग्रोथ हो जाएगी पॉपुलेशन की, और अब हम क्या इस तरफ अभी भी हमारा रुझान है या अभी भी हम इग्नोर कर रहे हैं इस बात को? बिल्कुल हाल हम 25-30 साल से तकरीबन हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और जो मसाइल सामने आते हैं उसे डिनाई करते हैं कि ये है ही नहीं। जो ये आबादी की शरह इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसके पीछे सिर्फ इसकी नाकामी नहीं है कि पॉपुलेशन डिपार्टमेंट या पॉपुलेशन मिनिस्ट्री नाकाम रही है। आबादी का बढ़ना जो है उसमें कई अंसर है, जिसमें तालीम है, जिसमें अर्बनाइजेशन है और बाकी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती है वो सब का एक असर होता है इसके ऊपर। इस जो नतीजा निकला है 2017 के मरदमशुमारी का, इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारी तमाम तर पॉलिसीज़ जो हैं पिछले 20-25 साल में नाकाम रही है। हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, हम उसको इफ़ेक्टिव नहीं बना सके। अब ये इस किस्म का नतीजा सामने आया है। हमारी पॉलिसीज सब, यानी हम आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली तमाम चीज़ें, हर शोबे से मुंसलिक पॉलिसी नाकाम हुई है, जो हम ये रिजल्ट सामने आए हैं इस पर। जी, सोशल कल्चरल, ये तमाम फ्रंट पे नाकामी है। ये उस नाकामी का ये इसकी अक्कासी है, और इसकी भी अक्कासी है कि रियासत की कोई रेट नहीं है, रियासत अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। तो ये भी इसकी एक नतीजा हम निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये फिर इस सूरत हाल में हमें ये अंदाज़ा है कि हम अगर 2.4% के हिसाब से भी ग्रोथ कर रहे हैं, जिस नंबर पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, तो इस ग्रोथ के हिसाब से हमारा ये नंबर पॉपुलेशन कितने साल में कहाँ तक पहुँच सकता है, 2030 में, 2040 तक? और कीपिंग दैट इन माइंड हम किधर खड़े होंगे? हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी लैंड, ज़मीन भी है हमारे पास कि इतने आबादी को हम इस वक्त बर्दाश्त कर सकें, रख सकें? जी, एस्टिमेट ये है कि अगर यही शरह रही तो 2030 में 400 मिलियन की पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की। ज़मीन सिर्फ नहीं होता, ज़मीन के वसाइल से ताल्लुक़ होता है। इस वक्त भी वसाइल कम है, पानी ख़ास तौर पे बहुत कम है। फ़ीकस पानी जो की फराहमी है वो उस लेवल पे है जो पाकिस्तान को एक क्राइसिस के मुल्कों में शामिल किया जाता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि पानी तो यही होगा, पानी ने तो नहीं बढ़ना, या शायद कमी हो जाएगा पानी, और 200 मिलियन के बजाय 400 मिलियन होगा, तो फिर जो हालात होंगे वो तो हमारे सामने है।
ये इंतहाई, लेकिन जो हुक्मरान है इस मुल्क के, उन्हें कोई फिक्र, चाहे वो वर्दी वाले हो बगैर वर्दी वाले हो, मीडिया को भी फिक्र नहीं। मीडिया भी बिल्कुल इस पर निगलेक्ट कर रहा है इस मामले को। हम इसको डिस्कस, तो ये बंगाल से एक बात में बताएं सर, क्या यानी जब तक कोई मसला हम नेशनल सिक्योरिटी लेवल के ऊपर नहीं देखते किसी मसले को, वो सिक्योरिटी सिचुएशन हम उसको सीरियस नहीं लेते जब तक वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू ना बन जाए, एंड वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, क्योंकि अभी तक वो मामला हमने उसको एक एज अ 5th 6th 7th या बल्कि नंबर में आता ही नहीं लिस्ट के अंदर, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है ये, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। नेशनल सिक्योरिटी भी हम सीरियसली नहीं लेते। ये जो कराची में हालात है, ये इस वक्त 31वां साल है कराची में लाशें गिर रही है। वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वहीं का वहीं शुरू हो जाता है। 1985 से कराची डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ और आज तक वही हाल है। जो स्वात में मुल्ला फजलुल्लाह 10 साल तक अपना रेडियो स्टेशन चलाता था, रियासत के हाथ नहीं पहुंच सके उस तक। हम तो डिनाई करते रहे कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट है भी कि नहीं। तो ये तो हम तो नेशनल सिक्योरिटी को भी सीरियसली नहीं लेते। आपने 400 मिलियन की बात की। कंवल शाह साहब, आपसे जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से है। सर, इसका एक तो रिसोर्स एलोकेशन में फर्क पड़ना है, ये जो नंबर्स आए सामने, ये इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो जिसके इंतखाबात होते हैं, हल्का बंदियां होती हैं, उस पर क्या असरात है कि सूबे पंजाब की पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन और सूबे सिंध की अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, उसी तरह बलूचिस्तान की पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कहते हैं ग्रोथ हुई है, केपीके में ग्रोथ हुई है। कॉन्स्टिट्यूंसीज पर क्या फर्क है इलेक्टोरल सतह के ऊपर, हल्का बंदियों पर? कंवर साहब, बड़ी सही बात कही है कैसर बंगाली साहब ने। पाकिस्तान के मुमताज़ महर माशात भी हैं, हर मामले में ऑलराउंडर हैं, और हमने ये इंतखाबी सिस्टम को भी कैसर बंगाली साहब अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो आप बता रहे हैं, ये इसका हल नहीं है। कैसर बंगाली साहब ने भी पॉपुलेशन का इंक्रीज का हुआ, कंसर्न का इज़हार किया, तशवीश का इज़हार किया है, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसका कोई हल हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा। हर हुकूमत ने एक बड़ी कोशिश की है, तो लेकिन बहरहाल हम इस पर आगे चलते हैं। अब ये जहाँ तक इलेक्टोरल सिस्टम के तहत आप बात करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू हो जाएगा अगर महकमा शुमारियात ने अप्रैल तक ना, माने अप्रैल में वो दे रहे हैं आपका गज़ट नोटिफिकेशन। जब अप्रैल में गज़ट नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पुरानी हल्के बंदियों पर इंतखाब करवाने का मिजाज होगा, क्योंकि उन्हें कम से कम 6 महीने चाहिए। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बयान जारी कर दिया कि अगर हमें आपने अभी ना दी अक्टूबर नवंबर तक, तो फिर हम ये हल्का बंदी नहीं करवा सकेंगे। अब हल्का बंदी का तवाल्लुक ये हमारा इतना ज़्यादा अहम इशू इसलिए भी बन जाता है कि 2002 में जो हमने हल्का बंदी करवाई थी वो 98 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराई थी। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख का हम रखा रेशो। अब हल्का बंदी तो उतनी जो हमारी सीटें हैं 272 वही रहेंगी, लेकिन उसकी आबादी बढ़ जाएगी। अब जहाँ पहले 5 लाख थे वहाँ 7 लाख, 8 लाख हो जाएंगे। उस पॉपुलेशन के मुताबिक वोटर तो वही होंगे, आबादी के हिसाब से देखा जाएगा। अब इंडिया की मिसाल मैं देता हूँ। इंडिया में 568 यानी 568 अवान ज़रिए की सीटें हैं, लेकिन आबादी 1.5 अरब है। तो वहाँ भी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक उन्होंने रखा है, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख। इसी तरह हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान की आबादी बढ़ी है, ये इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि गैर मुल्की जो हमारे थे कंधार से, अफ़गानिस्तान से, वो तकरीबन 15, 20, 30, 40 लाख जो हैं वो पाकिस्तान में आके आबाद हो गए, उसकी आबादी बढ़ गई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की आबादी भी वहीं से आई है, काबुल से। इन हालात को देखते हुए हमने जो बनानी है कॉन्स्टिट्यूंसी, वो बनेगी वही 6 से 7, 8 लाख तक। तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बड़ा तशवीश भी इज़हार कर रहा है, बड़ा परेशान भी है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमने 2002 की हल्का बंदी पर इंतखाब करवाई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, और मुमकिन आइंदा इलेक्शन जो है ये आपके अगस्त में ना हो सके, ये 3-4 महीने एक्सटेंड करना पड़ जाए कि जब तक हल्का बंदी ना करवा लें। ये हकीकत है कि अगर ये सेंसस कमीशन ने हमें काम अच्छा किया, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारा सबका बन जाता है। और कैसर बंगाली साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कि हम तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो गया, सेंसस हो गई 2017 में, अब इसमें जो भी कमी बेशी है वो ठीक कर लेंगे। अभी तो रिपोर्ट अबूरी आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इलेक्टर जो हमारा वोटर्स हैं वो तकरीबन 9 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंच रहा है। तो ये सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे कि लेकिन इलेक्शन कमीशन की हमने ये मशवरा दिया है कि आपके पास जो इंटरिम रिपोर्ट आई है सेंसस की, उसकी बेस पर अपना होमवर्क कर लें। और जिस वक्त ये आपका
जी जी बताइए। वैसे आपने बताया बड़ा डिटेल के अंदर तमाम जो फैक्टर्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल इस बात से आगे कैसर बंगाली साहब आपकी तरफ भी कवरद शाह साहब ने जो एक्सप्लेन की सारी चीज़ें, सर ये एक इंपॉर्टेंट बात कैसर साहब कि ये जो पॉपुलेशन 30 साल की उम्र की है और 60% अगर उसकी तादाद है, तो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इनके लिए तमाम जो मौके वसाइल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी किल्लत है, तो ये तो दहशतगर्दी, खुदा ना खास्ता नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना, रुझान, ये कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए, कितना हमारे मुस्तकबिल और हमारी कौमी सलामती के लिए भी मसला बन सकता है आगे। कैसे मंगारी साहब? कि मईशत तो वैसे भी रुक गई है किसी जगह आके, और फिर मैं वही 20-25 साल की बात करूँगा। हमारी जो माशी पॉलिसी है वो ज़राअत और सनत के ख़िलाफ़ है। ज़राअत को नज़रअंदाज किया गया और सनत के ख़िलाफ़ है वो। ज़राअत सिर्फ़ खेत में बीज और पानी डाल के बैठ जाने का नाम नहीं है। ज़राअत अब एक मॉडर्न साइंस इंडस्ट्री बन गया है जिसको आपको चलाना होता है। उसकी पूरी एक सप्लाई चेन होती है। उसमें जो इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, पानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है, और जो आउटपुट है वो फिर आगे जाके अशिया बनती है। सही। तो ये पूरा सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट इस हमारे किसी भी सतह पे, पॉलिसी मेकिंग की सतह पे अभी तक उनके जहन में आया नहीं है कि ज़राअत जो है वो सिर्फ पानी और बीज डाल के बैठ जाने का नाम नहीं है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ने को कहा जा रहा है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप माशी तौर पर इसका इम्पैक्ट है वो भी, और यकीनी तौर पर पॉपुलेशन बॉम्ब, ये जिस तरफ हम निगलेक्ट कर रहे हैं जिस चीज़ को, जो इस मरदमशुमारी में सामने आई है, ये कहकर के सियासी बुनियाद पर ये सही नहीं है या ये इसमें तासुब है या कुछ भी है, एक बड़े अहम मामले को हमारे सियासतदान, हमारी जो इस पर स्टेट, रियासती मीडिया सबको इग्नोर कर रहे हैं, उस पर आज हम इस प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद आपको बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। पॉपुलेशन सेंसस, उसमें जो नंबर्स आए, हमने सियासी बहस में, तनकीद में, और यकीनी तौर पर उस पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए, लेकिन हमने उन तमाम नंबर्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंजरनामे को बिलखुसूस माशी हवाले से, समाजी हवाले से, तमाम सियासी हवाले से क्या हो सकता है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। शायद मलिया हुसैन साहिबा, समाजी कारकुन भी, इंसानी हुकूक रहनुमा भी, हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, सीनियर माशी तज्ज़े-निगार, हमारे साथ प्रोग्राम में आज साथ मौजूद हैं, और कवरद इरशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर बंगाली साहब, आपकी बात मैंने काटी थी ब्रेक, सर आप ज़राअत के हवाले से अहम पहलू बता रहे थे, लेकिन जो मैंने पूछा था वो 60% यूथ के हवाले से था कि अगर वो 30 साल की उम्र में है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो कितना बड़ा हमारे लिए एक बजाय अपॉर्चुनिटी के बल्कि हमारे लिए एक थ्रेट बन जाएगा आगे चल के। अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और वो डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, तो क्या हो सकता है आगे? कि डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हमारे जैसे मुल्क है जी, उसमें कसरत होती है देही आबादी में। वो जब एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होता है तो वो आबादी फिर शहरों की तरफ आती है। शहर को नौकरी फराहम करनी होती है, वो बुनियादी तौर पे इंडस्ट्री से होती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है अब बंद होने लगा है, चूँकि जो 20-25 साल से हमारी जो ख़ास तौर पे 20 साल से जो पॉलिसी का ढांचा है मुल्क में, वो उन्होंने पाकिस्तान को एक कसिनो इकॉनमी बना दिया है। सट्टेबाजी से पैसे बनते हैं, मेहनत करके पैदावार हासिल करके पैसे नहीं बनते। स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में पैसे बनते हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं अशियाओं की, उसमें पैसे बनते हैं। तो जब इन तमाम शोबे जो हैं जिसको कसिनो इकॉनमी कहते हैं, वो रोज़गार नहीं पैदा करता। वो आपको घर में बैठ के 4 टेलीफोन आपके सामने है, आप टेलीफोन पे कारोबार करें और पैसे बन जाते हैं। इंडस्ट्री तो जॉब्स देती है, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स देती है। अब चूँकि हमारी इंडस्ट्री स्टैगनेंट है, न सिर्फ नौकरियाँ नहीं है, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं हमारे। तो ये पॉलिसी का नतीजा है। ये कोई और वजह इसकी नहीं है कि हम इंटरनेशनल इकॉनमी की वजह से हम यहाँ पहुँचे, और ये एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। पिछले 20 साल में जितनी हुकूमत के साथ जो सब इसके ज़िम्मेदार है। सही।
मलिया साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन 2.4% जी, ये कितना अलार्मिंग इस वक्त है पाकिस्तान के लिए? और अभी हमने कैसर बंगाली साहब से पूछा, उन्होंने एस्टिमेट्स आगे के बताए कितने हो सकती है पॉपुलेशन, ये जाके 400 मिलियन जहां तक पहुंच सकते हैं मामलात। आपके नजदीक कितना अलार्मिंग है और हम कितना इस वक्त लीस्ट कंसर्न है इस बारे में, लीस्ट कंसर्न कि हमें इस सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है हमारे साथ? देखिए, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जो एस्टिमेट्स थे वो तकरीबन यही थे कि पॉपुलेशन यहाँ तक पहुँच गई है। हमारी यूथ का नंबर जो है उसका भी अंदाज़ा था, औरतों मर्दों का जो नंबर है उसका भी अंदाज़ा था। तो अगर किसी का ये ख्याल था कि हमारी पॉपुलेशन वही है जहाँ आज से 19 साल पहले थी, तो वो तो आंखें बंद कर लेने से मसले जो हैं वो चले तो नहीं जाते। हमें पॉलिसीज़ जैसे अभी कैसर बंगाली साहब ने कहा कि पॉलिसीज़ की वजह है हमें बजाय ये देखने के कि क्या गलत हुआ उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करनी चाहिए। यूथ को क्रिएटिवली मौके निकालने हैं, हुकूमत को पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है। बिजली कम होने या ना होने की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री इतनी बंद हुई, जिसकी वजह से बहुत सी जॉब्स जो हैं वो मुल्क से बाहर चली गई, तो वो उसके मुतल्लिक़ कुछ करना है कि बिजली के प्लांट्स लगाएं। हमारे जो हमसाए में मुल्क हैं वहाँ पे किस कदर डैम बन रहे हैं, बिजली का वहाँ पे इस तरह का मसला नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। तो वो चीज़ें हैं जो अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। आज भी अगर हम जाग जाएं, जो लोग अभी तक सोए हुए थे वो ये नंबर्स देख के अगर जागते हैं तो जाग जाएं और देखें कि आइंदा क्या करना है। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल में मेरा मशवरा तो अपनी यूथ, अपने बच्चों के लिए यही है कि क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। लेकिन कितना क्रिएटिव हो देखिए कि आप खुद कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। वसाइल जो ज़मीन पे हैं, अभी हमने पानी का जिक्र किया था कैसर बंगाली साहब ने, तो अगर पानी नहीं है और हमारी पॉपुलेशन इस सतह पर पहुंच जाती है जहां पे इतनी स्कैर्सिटी तो अभी है, कराची में बड़े इलाके ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी एरियाज जहां सिर्फ टैंकरों पे गुजारा होता है, जिनके पास टैंकर नहीं है वहां कहत थर जैसी सूरत हाल हो जाती है गर्मियों में बिलखुसूस। तो वहाँ क्रिएटिविटी क्या कर सकती है? जब पानी अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्रिएटिविटी किस तरह से पानी ला सकती है, या रिसोर्सेज ही नहीं है तो किस तरह से आगे हो सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप है जी। हाँ, लेकिन हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना। गांव वाले इकट्ठे हो जाएं, शहरों वाले इकट्ठे हो जाएं, जहाँ जहाँ लोग हैं वो इकट्ठे हैं और देखें कि हमें हुकूमत के साथ मिलकर करवाना क्या करना है, क्या कर सकते हैं और हुकूमत से क्या करवाना है। क्योंकि जिन लोगों को हम वोट देते आ रहे हैं ना अभी तक, उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस किए थे अगर पूरे नहीं किए तो उनको जाके अकाउंटेबल ठहराना है। क्योंकि ना हम लोगों को अब जागने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ का ब्लेम हुकूमत पे डाल के कब तक ऐसे रहते रहेंगे? सही। लेकिन इसी बात पर कवर दिलशाद साहब से पूछे, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछे, उनको अकाउंटेबल ठहराएं। कवर दिलशाद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, मलिया साहब ने भी अभी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन ये इस पूरी सूरत हाल में हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं? यानी जो आप खुद रहे इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इन नंबर्स को लेकर जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इतने इग्नोरेट क्यों हैं? वो क्यों इनको इतना डिटेल में या देखते हैं हमारे इल्म में नहीं है? वजह क्या है इस वक्त साहब कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल मामला? जनाब, मैं कैसर बंगाली साहब की बात को तायद करता हूं। उन्होंने ज़राअत के हवाले से बात की, तो मैं 1-2 मिनट उस पर 1 मिनट लूँगा कि सबसे बड़े हमारी ज़राअत को, ज़मीनों को तबाह बर्बाद किसने किया? वो किया रियल स्टेट वालों ने। हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीनों पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना दी, ज़रूरी ज़मीन पर, और यहाँ किसी ने उसको नहीं देखा, चेकआउट नहीं किया कि हमारी ज़रूरी ज़मीन ज़ाया हो रही है। अब साहिवाल में 500 मरबा ज़मीन पर शहबाज शरीफ ने वो कूल इंडस्ट्री लगा दी वो बिजली पैदा करने के लिए, तो क्या उन्होंने साहिवाल नजर आया? उनको थर पार करके आसपास जो जंगलात थे, पहाड़ी इलाके थे, बेकार इलाका था, वहाँ नहीं कर सकते थे वो अपने ये कोल का जो बनाया उन्होंने थर्मल पावर के इतिहास से। 500 मरबा ज़मीन, यानी हज़ारों एकड़ ज़मीन जिसमें बेहतरीन आपका आम पैदा होता था, रटोल आम,
बर्बाद कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी मीडिया नहीं देखा। ज़रा मीडिया का अपना एक कहानी है। इसी तरह रियल एस्टेट के जो टाइकून हैं उन्होंने हैदराबाद तक ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक चल गए। इंडिया की पॉलिसी ये है कि आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, वहाँ बनेगी जहाँ वो बंजर जगह होगी, पहाड़ी इलाका होगा, वहाँ आबादी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वहाँ आप बनाएंगे अपनी हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ उन्होंने हमारे ज़मीनों पर मुल्तान में DHA स्कीम बनी है, हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह बर्बाद करके DHA बना दी, भावलपुर में बना दिया और सारी हमारी ज़मीनें तबाह कर दी। तो लेकिन ये देखें ना बंगाली साहब, जो कमर साहब से मैंने पूछी कि हम इग्नोर इन नंबर्स को देखने के बाद 207 मिलियन 208 मिलियन अभी भी हम इस वक्त इग्नोर हैं, इस पर हम इग्नोरेंट हैं। हम हमारे पॉलिसी साज क्या देख रहे हैं इस तरफ आगे मुस्तकबिल के लिए, जो माजी में गलतियां हुई उनको भूलकर आगे बढ़ने के लिए, या वी हैव इग्नोर्ड कंप्लीटली ये नंबर्स को? हमसे सियासत में लगे हुए हैं कि हमारे सूबे को ये नहीं मिला, या हमारे NFC पर ये फर्क पड़ेगा, या हमारे साथ साजिश हुई है, यही बातें करते रहेंगे? कैसा साहब? देखिए, ये तो हम यहाँ बैठ के इसको तो हम नहीं बात कर सकते हैं कि कौन क्या करेगा जी। हुक्मरान इस मुल्क के वही है जो माजी में रहे हैं, कोई रातों रात बदलना नहीं है। और मसला सिर्फ वोट का नहीं है, जिन्होंने वोट लिया उन्होंने भी कुछ नहीं किया और जिन्होंने वोट लिया बगैर हुकूमत की उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जितनी हुकूमतें आई ये सब ज़िम्मेदार है। ये कमर दिलशाद साहब ने ज़मीन जो चली ज़राअत से वो रेजिडेंस में चली जाती है, का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शहबाज शरीफ का भी नहीं है, ये आप देखें पूरे मुल्क में ये हो रहा है। कराची में मलीर जो है ये वेजिटेबल सप्लाई किया करता था कराची को, आज मलीर एक गुंजान आबादी है। लेकिन सिर्फ आबादी का भी मसला नहीं है, हर साल हमारे बीचेस पे लोग डूब के मर जाते हैं। आज तक ये नहीं हुआ कि 4 इदारे बैठ के डिसाइड करें कि ये क्यों होता है, कैसे रोका जाए, क्या करें। हर साल बारिशें होती है, सड़कों पे पानी होता है, लोगों के घरों में पानी आते हैं, हर साल बिजली लगने से लोग मर जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बना कि कोई प्लान बनाए कि आइंदा ये ना हो। तो हम हर चीज़, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो जंग हो, चाहे वो आबादी हो, चाहे वो पानी की निकासी हो, मेरा ख्याल है हमारी जो हुकूमतों के सारे जो इदारे हैं वो वक्ती तौर पे काम करके उसके बाद जाके सो जाते हैं। सही, एक ब्रेक लेते हैं, हम सो जाते हैं। हम इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से नंबर्स रिफ्लेक्ट क्या करते हैं और इसका ताल्लुक क्या बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। यानी वो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या इसके अलावा वो तमाम फैक्टर्स जो कि सोसाइटी की ओवरऑल जो ग्रोथ है या उस हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनकी क्या कोरिलेशन बनती है पॉपुलेशन के नंबर्स के साथ मौजूदा सेंसस को सामने रखते हुए। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हम इंतहाई अहम मामलात पर संजीदा गुफ्तगू आज प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं उन तमाम अहम चैलेंजेस को जिनकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4%, इसका ताल्लुक क्या बनता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जहां हम शायद 7th रैंक पर आते हैं हमारी, जिसमें कहा जाता है कि 30% तक पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारती है, और 58% 58% कहा जाता है कि हमारा लिटरेसी रेट है, जिस पर भी डाउट्स हैं, लेकिन ऑफिशियली जो कोट किया जाता है 58% कोट किया जाता है। इन नंबर्स का ताल्लुक क्या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से है? हमारे पॉलिसी साजों को इस बारे में इल्म है या नहीं है? मलिया साहबा, क्या कोरिलेशन है इन तमाम चीज़ों का? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी लाइन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कोई बनता है आपस में ताल्लुक? देखिए, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत बेसिक सी बात करती हूँ जी, क्योंकि हम लोग हर तरह के इंडेक्सेस पे बिल्कुल नीचे की जो ममालिक हैं उनमें हैं, और उसकी वजह ये है कि हम पढ़ने लिखने में बहुत पीछे हैं। हमारे गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टीचर्स नहीं आते तो माँ बाप जाके इकट्ठे होके उसको पूछते नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे सरकारी तनख्वाह मिलती है हर महीने, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? वो बच्चे स्कूलों में झाड़ू दे रहे हैं या टीचर्स के घरों का खाना पका रहे हैं, तो हम आराम से बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग
हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगियां बदलनी है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तब तक ये सारे इंडेक्सेस जो भी कहते रहे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वक्त आ गया है, कब से वक्त आ चुका है कि हम लोग जो हैं हम सीरियसली देखें कि हमें करना क्या है और हमें अपनी हुकूमत से करवाना क्या है। हर वक्त हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कुछ नहीं करते। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अपनी ज़िंदगियां बेहतर करें, अपने इलाके की, अपने गांव के लिए क्या बेहतर है, बैठें सोचें हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत से के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। तब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। ये इंडेक्सेस जो हैं ये थोड़े से बदलने शुरू होंगे, लेकिन जब तक हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इंडिविजुअली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कमर दिलशाद साहब, आपके नज़दीक हम अगर पीछे हैं इन तमाम इंडेक्सेस में, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लिटरेसी रेट 58% कहते हैं है या नहीं, इस पर भी डाउट्स हैं। 30% हमारी पॉवर्टी लाइन से बिलो द पॉपुलेशन रहती है। आपको लगता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इतने हाई रेट्स हैं, जो कायदा रीजन में भी ज़्यादा रेट्स हैं, जो सेंसस में हाईलाइट हुए हैं, ये रीज़न है उसका? हम क्या कर सकते हैं और हुक्मरान क्या कर सकते हैं इस बारे में? दिलशाद साहब, जो पॉलिसी साज हैं वो क्या कर सकते हैं? मैं अभी मरियम साहब ने अच्छी बात करके मैं इनकी बात से बड़ा तायद करता हूँ, लेकिन मैं कैसर बंगाली साहब जो हैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़त्म कर दिया गया। फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में जो एक सनती तरक्की हुई थी, उसे पूरे मुल्क के अंदर जो था एक इनकलाब आ गया था, मुआशी इनकलाब आ गया था। इसके बाद बदकिस्मती से अयूब खान के बाद हमारी जो है इंडस्ट्रियल जो है वो ख़त्म हो गई। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरह चाइना ने अपने 2.5 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इंडस्ट्री का जाल बिछा दिया, इस तरह हमारे सी पैक का जो इतना बड़ा एक हम सामने आ गया है मामला। हुकूमतें तो आने जानी चीज़ है, नवाज शरीफ के जाने से सी पैक बंद नहीं होगा, वो काम चल रहा है, वो की गवर्नमेंट चल रही है। उस सी पैक के तहत अब कम से कम 50 लाख आदमियों को हम 2-3 साल में 4 साल में रोज़गार मुहैया कर दें तो फिर ये माशी लिहाज से मुल्क मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आज एक बड़ी अहम बात ये होगी, मरियम साहब ठीक कह रही है, पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी शऊर पैदा हो जाए। जो नवाज शरीफ साहब जो 500 अरब डॉलर जो अपना बाहर मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ले गए हैं JIT रिपोर्ट के मुताबिक, वो अगर वापस आ जाए, जरदारी साहब का वापस आ जाए तो मुल्क के अंदर माशी लिहाज से बहुत तरक्की हो जाएगी। 500 अरब डॉलर 500 अरब डॉलर, ये JIT रिपोर्ट पढ़ें आप। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है ना मुल्क के आवाम उठे। नवाज शरीफ साहब जो बयान जाते हैं 500 अरब डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप ये देखें ना, जो कतर से मुआहदा किया 2 रुपये में, इंडिया में किया हमने $7 का किया। सारा जितना पैसा बर्बाद इन्होंने किया वो पैसा वापस आ जाए, मुल्क माशी तरक्की हो जाएगी, आबादी बढ़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है मामला सोचने समझने वाली बातें। लेकिन हम मैं बताता हूँ, चर्चा सुना स्विस अकाउंट्स में, वो हमने एक वजीर आजम भी चले गए उसमें, उसके बाद हम भूल ही गए, दूसरे ने खत भी लिख दिया, आज तक किसी को फिक्र ही नहीं है कि वो $60 मिलियन किधर गए। अब नवाज शरीफ साहब के पीछे लगे रहे 1 साल तक, और यकीनी तौर पर ये भी भूल चुके होंगे उनको फारिग करने के बाद सियासी तौर पे कि उनके भी कोई पैसे बाहर गए हुए थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि शाह साहब ये बातें सिर्फ मीडिया की हद तक ही रहती है, कुछ दिनों तक जिंदा, फिर क्यों होगा? ये जॉन कैरी लोगर बिल के तहत जो 60 अरब रुपया सहाफ़ियों में तकसीम किया गया है, ये उसकी कारनामे हैं कि कभी ये आवाम को शोर बुलंद नहीं होने देंगे। जो 60 अरब रुपया जो है मीडिया हाउस को दिया गया है, आपको पता है, मुझे ही पता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, उसकी वजह से उन्होंने पूरे कौम को सुला दिया है। ये जो हमारे एंकर बैठे ना, ये शक्ल बना के जो बोलते हैं फैसले के बाद बना के, और फिर परवेज अशरफ साहब आए, उन्होंने खत लिख, उसके बाद किसी ने पूछा फॉलोअप नहीं लिया, कहीं कोई हमने चर्चा नहीं सुना। तो ये पैसे आते हैं, ये गए, ये कौन से थे पैसे? ये बहुत आप आधे हम सबूत दे देंगे ना आपके पास। ये 60 अरब डॉलर 60 अरब रुपया तकसीम किया मीडिया हाउस के जॉन कैरी लोगर बिल के तहत, वो पैसा सबको पता है वो कहाँ गया, सारे मीडिया हाउस में। उससे कौम को सलाह दिया है, कौम के अंदर वसवसे पैदा कर दिए हैं, कौम जाग नहीं रही। क्योंकि हमारे एंकर जो बैठ के जो बातें करते हैं ना, ये बड़े बड़े एंकर जो 80-80 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले, 1-1 करोड़ की तनख्वाह लेने वाले, पूछ रहे हैं कि क्या काबिलियत है, मैट्रिक फेल सारे ये, वो उनसे 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं, क्या बातें करवा रहे हैं। आवाम ठंडी कर दी, खामोश कर दिया, वसव से पैदा कर दिए, शैतानी तो बिल्कुल ज़हन बिठा कर रखी है।
चलें, आपने सर हाईलाइट किया इस पॉइंट, और कैसर बंगाली साहब आप इस पर ओपिनियन को देना चाहिए। दूसरी बात सर कि ये जो तमाम इंडेक्सेस बता देते हैं हमें, हम इनको भी संजीदगी से शायद लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन अपने इन नंबर्स को सामने रखते हुए हम अब सोच सकते हैं कुछ कि हम कहाँ खड़े हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लिटरेसी रेट में, पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग रह रहे हैं, आगे को फैसले कर सकते हैं? इंडेक्सेस तो जैसे मलिया साहिबा ने कहा, हमारे सारे इंडेक्सेस ख़राब है जी। एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सेट किया था 2015 तक, कुछ हदफ थे जो हासिल करने थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एक भी नहीं हासिल किया, और पूरी दुनिया में हमें इसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ उस शर्मिंदगी का कोई हमें अक्कासी नज़र नहीं आती। मैं मलिया साहबा से इख्तलाफ करूँगा कि लोगों को करना चाहिए, हुकूमत को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लोग क्यों नहीं जाते हैं स्कूल में पूछने को कि टीचर किधर है। बात यह है कि इनफरादी तौर पे लोग कुछ नहीं कर सकते, मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। और गांव के अंदर जहां एक वडेरा की जुल्म और बर्बरियत है, वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वडेरे से पूछे कि वो स्कूल टीचर जो आपकी भतीजी थी वो क्यों नहीं आती पढ़ाने। तो अगर हमने अपने हालात ठीक करने हैं तो ये जो जिस किस्म की ये रियासत है उसका तख्ता उलटना पड़ेगा, आवाम को ये करना पड़ेगा। जहाँ पर रियासत एक आवाम की रियासत होती है वहाँ पर आवाम की खिदमत करती है। हमारी रियासत आवाम की रियासत नहीं है, अशराफिया की रियासत है। हमने 2 पाकिस्तान बनाए हैं। हम सब जो हैं, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, डिफेंस सोसाइटीज़ में रहते हैं, या बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं जिसकी फ़ीस जो है वो उसी स्कूल के चौकीदार की तनख्वाह के 3 गुना ज़्यादा है फ़ी बच्चा फ़ीस, और छुट्टी मनाने बाहर जाते हैं। हमें इस मुल्क की तबाही से कोई मसला नहीं है। इस मुल्क की तबाही का तो वो शिकार है जो आवाम है, जो एक कमरे में 20 लोग सोते हैं, जो बसों में लटक के छत के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो ये जब तक हमने 2 पाकिस्तान को एक पाकिस्तान नहीं बनाना, आवाम का पाकिस्तान नहीं बनाना, तो हम, मेरा ख्याल में ये इंडेक्सेस और परसेंटेजेस पे बात जो है वो सिर्फ बात ही रह जाएगी। सही, ठीक है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कैसर बंगाली साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और कवल दिलशाद साहब का, और साथ मलिया हुसैन साहबा का जिन्होंने ज्वाइन किया। अहम तरीन नुकात पर गुफ्तगू हुई है, अहम तरीन मामलात पर संजीदा हमने कोशिश की है कि इसको उठा सकें और उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर कर उन पर डिबेट हो सके जो सामने सेंसस में आए हैं। उसकी बुनियाद पर आने वाले सोशल डेवलपमेंट इंडेक्सेस या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में जो बातें आती हैं कि उनका ताल्लुक क्या है, और जो पॉलिसी बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ से क्या है, बहसत कौम मजमूई तौर पर और बहसत इनफरादी तौर पर हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। फीडबैक आप लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।